सीकर में। कौन से जिले में स्थित है भाई गणेश्वर? सीकर जिले में स्थित है। गणेश्वर का उपनाम क्या है? गणेश्वर को उपनाम क्या दिया गया है? तो ताम्र सभ्यताओं की जननी। किसे कहा जाता है भाई? ताम्र सभ्यताओं की जननी। चलो जननी तो इसे बोल दिया गया, लेकिन ताम्रवती नगरी किसे बोला जाता है? ताम्रवती नगरी, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? आहड़ हो जाएगा। और ताम्र सभ्यताओं की जननी यदि पूछा जाए तो क्या आंसर बताएंगे आप? गणेश्वर आप आंसर बताएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? गणेश्वर। कालीबंगा के बारे में जानते हो? कालीबंगा कौन से जिले में है? कौन से जिले में भाई? हनुमानगढ़। कौन से काल की सभ्यता है कालीबंगा? हड़प्पा काल की सभ्यता है। कौन से काल की सभ्यता है? हड़प्पा काल की सभ्यता है। और हड़प्पा काल कौन सा धातु के युग में देखेंगे तो कौन सा युग रहेगा? कांस्य युगीन। कौन से धातु के अनुसार? कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित स्थल राजस्थान में कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? कालीबंगा। और ताम्र युग की सभ्यताएं कौन कौन सी है? जैसे कि आपको ये गणेश्वर, आहड़, ये सभी सभ्यताएं कौन सा युग की है? ताम्र युग की सभ्यता। जोधपुरा कहां पर है भाई? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। और ये कौन से काल की सभ्यता है? लोह काल की सभ्यता, क्योंकि यहाँ से लोहे के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। रेड कहां पर स्थित है? टोंक में स्थित है। इसका उपनाम क्या है भाई? आया हुआ है कई बार परीक्षाओं में, टाटा नगर। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का टाटा नगर। टाटा नगर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से लोहे की सामग्री प्रचुर मात्रा में मिली है। और सबसे प्रसिद्ध क्या है यहाँ से मिला हुआ साक्ष्य? तो वो है सिक्के। सर्वाधिक सिक्के कहां से मिले हैं भाई? रेड से मिले हैं लगभग 3000 सिक्के। कितने सिक्के मिले हैं? 3000 सिक्के। कौन से गण के सिक्के मिले हैं? कौन सी राजनीतिक संस्था के सिक्के मिले हैं? तो मालव जनपद के। किसके सिक्के मिले भाई? मालव जनपद के सिक्के। कहां से मिले हैं? रेड टॉप से। तो ये प्रश्न आपका हो जाएगा पूरा। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा स्थल ऐसा है जो कि आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है, जो आहड़ संस्कृति से संबंध नहीं रखता? इनमें से कौन सा स्थल है बताइए? लोथल। लोथल में आपको यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोथल राजस्थान में नहीं है। कहां पर नहीं है भाई? राजस्थान में नहीं है। कहां पर स्थित है लोथल? गुजरात में स्थित है। और बाकी गिलुंड, ओजियाना, बालाथल, ये सभी स्थल जो है सभ्यताओं के किससे संबंधित है? आहड़ बनास संस्कृति से। आहड़ बनास संस्कृति का उपनाम क्या है भाई? क्या है? ताम्रवती। आघाटपुर किसे कहा जाता है? आहड़ को ही कहा जाता है, ताम्रवती कहा जाता है, आघाटपुर कहा जाता है और धूलकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? धूलकोट भी इसी को कहा जाता है। कौन सी नदी के तट पर इन स्थलों की खोज की गई? तो आपको याद रखना होगा, एक तो आयड़ नदी और इसी का दूसरा नाम क्या है? बैरच नदी। इन नदियों के किनारे पर कौन सी सभ्यताओं के स्थल खोजे गए? तो आहड़ बनास संस्कृति की सभ्यता स्थल कौन सी नदियों के किनारे? आहड़ और बैरच नदी के किनारे और बाकी बनास नदी के किनारे। इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? आहड़ बनास संस्कृति। किसे कहा जाता है भाई? आहड़ बनास संस्कृति। ठीक है। और इसके स्थल आपको याद रखने होंगे। ये पिछली परीक्षा में पूछे गए कौन कौन से स्थल है जो इससे संबंधित है। तो यहाँ पर तो 3 तो आपको मिल जाएंगे, बाकी ये भगवानपुरा और पचमा था, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा। उपनाम इसके कौन कौन से हो गए? ताम्रवती, आघाटपुर और धूलकोट। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। यहाँ के साक्ष्यों के बारे में, खोज किसने की और विशेषताएं क्या है इस सभ्यता की? कौन सी सभ्यता की? आहड़ सभ्यता की। कौन सी नदी के किनारे है? तो आयड़ बैरच नदी के किनारे, जिसका उपनाम है और बनास के। उत्खनन किसने किया सर्वप्रथम? A.K. व्यास ने। पूरा नाम क्या हो जाएगा इनका? A.K. व्यास। पूरा नाम क्या होगा? अक्षय कीर्ति व्यास पढ़ा होगा, तो वही पूरा नाम भी आ सकता है। A.K. याद रख लोगे आप, और अक्षय कीर्ति व्यास। क्या है पूरा नाम? अक्षय कीर्ति व्यास। इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम उत्खनन किया। उत्खनन का मतलब क्या होता है?
सर्वप्रथम खुदाई की इस स्थल की, कौन से स्थल की? आहड़ सभ्यता की। किसने की भाई? A.K. व्यास ने की। ज्यादा डीपली प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि कौन से विद्वान का संबंध, कौन से विद्वान या फिर इतिहासकार कह लेंगे आप, का संबंध आहड़ बनास संस्कृति के उत्खनन से नहीं है। संबंध आहड़ बनास संस्कृति के उत्खनन से नहीं है। तो ये प्रश्न थोड़ा डीप हो जाएगा आपके, और डीप तो है लेकिन ये आपको आना चाहिए। अब इनके अलावा पहला नाम तो कौन सा हो गया? A.K. व्यास, अच्छे कह दिया। दूसरा नाम कौन सा हो गया आपके पास? तीसरा नाम हो जाएगा आपके पास सांकलिया और P.L. चक्रवर्ती। इनके अलावा कोई सा भी नाम आ जाए तो उसका संबंध किससे नहीं है? आहड़ बनास संस्कृति की उत्खनन से या फिर खुदाई से वो संबंध नहीं रखता है। जैसे कि आपको ऑप्शन में दे दिया, यहाँ पर पहला ऑप्शन दे दिया, जैसे कि सांकलिया लिख दिया उसने, H.D. सांकलिया। दूसरा ऑप्शन आपके पास लिख दिया दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। तीसरा ऑप्शन आपके पास लिख दिया A.K. व्यास। चौथा ऑप्शन आपके पास लिख दिया अग्रवाल, R.C. अग्रवाल। R.C. अग्रवाल का पूरा नाम क्या है? रतन चंद्र अग्रवाल। अब इनमें से कौन सा नहीं है भाई जो आहड़ बनास संस्कृति से संबंधित नहीं है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी कौन सी संस्कृति से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और राजस्थान में बेराट से संबंधित है। बेराट का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया? तो वो कौन है? दयाराम साहनी। कब किया? तो ये सन भी आपको याद रखना होगा, 1936 में किया। कब किया बेराट का उत्खनन? 1936 में। किसने किया? दयाराम साहनी ने किया सबसे पहले। बेराट कौन से जिले में स्थित है आपके? जयपुर जिले में स्थित है। दूसरा नाम क्या है इसका? विराटनगर। कौन से जनपद की राजधानी है? मत्स्य जनपद की राजधानी है। अब यहाँ से मिली हुई चीजों के बारे में आपको जो भी साक्ष्य यहाँ से मिले आहड़ से, पहला साक्ष्य आपको याद रखना है कि चावल की खेती। दूसरा, ये कई बार पूछा गया है कि अनाज रखने वाले घोड़े वो कोठे, जो एक आकृति होती है आपके गांव में जब कच्चे घर बनते थे तो उसमें बनाया जाता था एक कोठी, जानते हो आप, जिसमें नीचे से अनाज निकाला जाता था, मिट्टी की बनाई जाती थी काफी बड़ी सारी, जैसे कि आजकल अलमारियां आती है आपके पास। तो वो चीजों के साक्ष्य कहां से मिले? आहड़ बनास संस्कृति से। ये आपको याद रखना है। 6 यूनानी मुद्राएं मिली यहाँ से। अब देखो यूनानी मुद्राएं यहाँ से मिली है 6, तो ये किस बात का संकेत करती है? यूनानी मुद्राएं किस प्रकार यहाँ पर पहुंची? यहाँ के व्यक्तियों ने कोई यहाँ की जो अच्छी वस्तु बनती होगी वो यूनानी वासियों को बेची होगी, इसलिए उन्होंने मुद्राएं इनको दी। तो ये किस बात का संकेत हो गया कि यूनान और इस संस्कृति के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, किस बात का संकेत करती है ये बात कि यूनान के मध्य और इस संस्कृति के मध्य कौन से संबंध थे? व्यापारिक संबंध थे। तो यूनानी मुद्राओं का मिलना इस बात को प्रमाणित करता है। यूनानी देवता अपोलो, अपोलो का अंकन वहां की मुद्राओं पर होगा, जैसे हमारे यहाँ की मुद्राओं पर सिंधु घाटी से जो मिली है उस पर किसका अंकन है? आद्य शिव का अंकन है। उसी प्रकार से यूनानी मुद्राओं पर वहां के देवता अपोलो का अंकन है। और यूनानी मुद्राओं का मिलना किस बात का प्रमाण देता है कि यहाँ के वहां से व्यापारिक संबंध थे। ये आपको याद रखना है। अब ये बनासियन बुल और लेपिस लाजुली, ये यूनानी वस्तु है। कौन सी? लेपिस लाजुली। तो ये भी इस बात का प्रमाण देती है कि यूनान वासियों से इस सभ्यता के संबंध थे। तो ये आपको ये याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी सभ्यता के संबंध यूनान से थे? तो कौन सी सभ्यता के थे भाई? बनास संस्कृति के। किस आधार पर आप कह सकते हो कि यूनान से यहाँ के संबंध थे? तो पहला आधार आपके पास क्या हो गया? वहां की मुद्राओं की यहाँ पर प्राप्ति होना। ठीक है। दूसरा ये लेपिस लाजुली जो वस्तु है उसकी प्राप्ति आहड़ से होना। ये दोनों बातें किस बात का आधार है, प्रमाण है कि यहाँ के संबंध यूनान से थे। ये बात आपको याद रखनी है। और जो यहाँ से एक वृषभ की आकृति मिली है उसे क्या नाम दिया गया है? बनासियन बुल का नाम दिया गया है। मुख्य धातु कार्य यहाँ पर क्या होता था? तांबा गलाना। क्या होता था भाई? तांबा गलाना। और इसी बात से पुष्टि हो जाएगी आपके पास कि यह सभ्यता कौन से काल की है? ताम्र काल की है। कौन से काल की है? ताम्र काल की। देखो इतिहास का विभाजन हम देखें तो इतिहास को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है सामान्य रूप से।
इतिहास किसे कहते हैं, कोई बताएगा? पहले ये बता दो आप परिभाषा, इतिहास किसे कहते हैं? किस किस का सब्जेक्ट है हिस्ट्री? आपके, और किसी का? आपके आपके बताओ इतिहास किसे कहते हैं? कुछ भी परिभाषा बता सकते हो आप, ये विचार करने की जरूरत ही नहीं है, गलत सही कुछ भी, आपके विचार चाहिए बस। उनके आधार पर हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। ठीक है, आप क्या बताना चाहोगे? इतिहास किसे कहते हैं? सामान्य परिभाषा, कोई भी डायरेक्ट आपसे पूछे कि बीता हुआ समय क्या है? इतिहास। सीधी सी बात है, बीता हुआ समय क्या है? इतिहास। इतिहास को 3 प्रकार से विभाजित हम करेंगे। पहला तो प्राचीन काल, सामान्य रूप से प्राचीन काल, और मध्यकाल और आधुनिक काल, ये सामान्य विभाजन हो जाएगा आपके पास। प्राचीन काल में आधुनिक है ये, आधुनिक काल। अब आपकी किताबों में आपने पढ़ा होगा, प्राचीन काल में आप पढ़ते हो पाषाण काल। कौन सा काल है भाई? पाषाण काल। इसके बाद में कौन सा काल पढ़ते हो आप? पाषाण काल के बाद बताएगा कोई? चलो इसी का विभाजन करते। इसमें कौन से विभाजन होंगे? पूरा पाषाण काल, पढ़ाई, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके बाद में आप पढ़ोगे क्रम वाइज, ये होने के बाद नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल, इसके बाद में ताम्र युग। ताम्र युग में कौन कौन सी सभ्यताएं आ गई आपके यहाँ? गणेश्वर, आहड़। इसके बाद में पढ़ोगे आप कांस्य काल। कांस्य काल में कौन कौन सी सभ्यताएं आ जाएंगी आपके पास? हड़प्पा, कालीबंगा। राजस्थान में कौन सी हो जाएगी? कालीबंगा। कांस्य काल के बाद पढ़ोगे आप कौन सा? लोह काल। लोह काल में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं राजस्थान में? जोधपुरा है, रेड है, लौह है, सुनारी है, ये सभी सभ्यताएं कौन से काल में आ जाएगी? लोह काल में। तो सामान्य क्रम यदि आप रखना चाहो, ये विभाजन को भी हटा के, तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हो। पाषाण काल, मानव ने जिस प्रकार से औजारों का उपयोग किया उसी आधार पर इन कालों का विभाजन किया गया। पाषाण काल में कौन से औजार यूज किए? तो पत्थर के औजार। पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार किया और अपना उन्हें भोजन बनाया, तो वो कौन सा काल है? पाषाण काल। इसके बाद में कौन सा काल देखा हमने? ताम्रपाषाण काल। यहाँ पर धातु के औजार आने लग गए, ताम्रपाषाण काल। इसके बाद में मानव ने धातु कार्य और अच्छे किए तो कांसा बना लिया, तो नाम क्या हो गया? कांस्य काल। इसके बाद में लोह काल। तो ये धातु के औजारों के उपयोग के आधार पर विभाजित किया गया है इन्हें, और उसी आधार पर हम सभ्यताओं को यहाँ पर देख रहे हैं। अगला प्रश्न आप देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल केतड़ी के निकट है? कौन सा है भाई? गणेश्वर है। प्रश्न एक आया कि गणेश्वर के निवासी तांबा कहां से आयात करते थे, या तांबा कहां से मंगवाते थे? तो केतड़ी से मंगवाते थे। तांबे की खाने कहाँ है राजस्थान में? केतड़ी में है। केतड़ी कहां पर, कौन से जिले में? कौन से जिले में है भाई केतड़ी? सीकर में, झुंझुनू में? झुंझुनू जिले में है, ठीक है। ओजियाना कौन सी संस्कृति से संबंधित है? यहाँ पर ओजियाना कौन सी संस्कृति से संबंधित है? आहड़ संस्कृति से। जोधपुरा, आहड़ या फिर ताम्र संस्कृति। जोधपुरा कौन सी संस्कृति से? लोह काल से। कौन से काल से संबंधित है? स्थित कहां पर है? जयपुर में, ठीक है। तो इसे आप विशेष रूप से याद रखना, थोड़ा कंफ्यूज करता है। जयपुर में स्थित है। बालातल कौन सी संस्कृति से? आहड़ संस्कृति से। किसका केंद्र है बालातल? आहड़ संस्कृति का केंद्र है। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन से पुरातत्वविद का संबंध बैराट के अन्वेषण या उत्खनन से नहीं है? बताओ भाई, कौन से का नहीं है? ये जो गलत आंसर लगा हुआ है इसमें
सही बताओ आप, यही है क्या? बैराट के उत्खनन से कौन से पुरातत्वविद का संबंध नहीं है? सातलिया, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। इन तीनों का संबंध है किससे? बैराट के उत्खनन से। दयाराम साहनी में यदि आपसे पूछा जाए तो सर्वप्रथम किसने उत्खनन किया? तो दयाराम साहनी ने किया। कब किया? 1936 में किया। बैराट का उत्खनन सर्वप्रथम किसने किया भाई? दयाराम साहनी ने किया। और कब किया? तो 1936 में किया। अब ये जो बैराट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी हुई है यहाँ पर। बैराट से क्या क्या वस्तुएं मिली है भाई, आप बताओ। अभिलेख मिला, किसका अभिलेख मिला है? बाबरू का अभिलेख मिला है। किसका अभिलेख है? किससे संबंधित है? अशोक का अभिलेख है, अशोक ने लिखवाया था। बाबरू का अभिलेख एकमात्र साक्ष्य है जो कि प्रमाणित करता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इस बात का सबसे पुख्ता प्रमाण कौन सा है? तो वो है बाबरू का अभिलेख, जिसकी प्राप्ति कहां से होती है? बैराट से जिसकी प्राप्ति होती है। जो अशोक का बौद्ध धम्म संघ यानी कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसे किसे कहा जाता है? बुद्ध, धम्म और संघ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख सबसे पहले कहां से प्राप्त होता है? बाबरू के अभिलेख से। और ऐसा कौन सा अभिलेख है जो प्रमाणित करता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? कौन से धर्म का अनुयायी था भाई? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो वो अभिलेख कौन सा है? बाबरू का अभिलेख, जिसकी खोज किसने की भाई? बाबरू के अभिलेख की खोज किसने की? कैप्टन बर्ट ने। किसने की? बैराट का उत्खनन किसने किया? तो दयाराम साहनी आंसर आएगा। और कार्लाइल ने भीमसेन की पहाड़ी पर यह खोजा था दूसरा अभिलेख। पहला अभिलेख किसने खोजा? ये याद रखना है आपको। पहला अभिलेख अशोक का किसने खोजा? तो कैप्टन बर्ट ने खोजा। दूसरा अभिलेख किसने खोजा? तो कार्लाइल ने खोजा। आपको एक प्रश्न मिला होगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक कार्य किसने प्रारंभ किए? कौन आएगा भाई? पुरातात्विक कार्यों का प्रारंभ सर्वप्रथम राजस्थान में किसने किया? कौन आएगा आंसर? दौसा का उत्खनन किया था उन्होंने, दौसा क्षेत्र। बताओगे? तो वो आएगा आंसर आपके कार्लाइल। ठीक है, राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक कार्यों का प्रारंभ किसने किया? तो आंसर कौन सा होगा? कार्लाइल। और इन्हीं के साथ में एक और व्यक्ति है C.A. हैकट। इन्होंने कौन से क्षेत्र का उत्खनन किया भाई? आपके इंद्रगढ़ क्षेत्र का। किसका उत्खनन किया? इंद्रगढ़ क्षेत्र का। ये दोनों प्रारंभिक घटनाएं हैं जो राजस्थान में हुई पुरातात्विक के क्षेत्र में। सर्वप्रथम पुरातात्विक कार्यों का प्रारंभ किसने किया राजस्थान में? तो कार्लाइल। ठीक है, और सर्वप्रथम इंद्रगढ़, क्योंकि ये 1870 में हुआ था इंद्रगढ़ की खोज, इन्होंने उत्खनन वहां पर 1870 में किया। और इसके संबंध में पूछा जाए आपसे तो 1871 ये इन्होंने किया था कनिंघम के नेतृत्व में। कनिंघम कौन थे? ये भारतीय इतिहास पे यानी कि भारतीय स्तर का इतिहास जब आप पढ़ते हो तो भारत में इनको पुरातत्व के जनक कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है भाई? कनिंघम को, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम पुरातात्विक कार्यों का प्रारंभ किसने किया? कनिंघम ने। राजस्थान में किसने किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्लाइल। ये दोनों बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब ये प्रश्न आपको यहाँ से हल करना है कि कौन कौन से व्यक्ति का संबंध बैराट के उत्खनन से है। तो पहला आंसर तो आपके पास हो जाएगा कौन? दयाराम साहनी। कौन है भाई? दयाराम साहनी। इन्होंने कब किया उत्खनन? यहाँ पर कब किया? 1936 में किया। अगला नाम क्या हो जाएगा आपके पास? नीलरत्न बनर्जी। कौन सा हो जाएगा? नीलरत्न बनर्जी। अगला नाम आपके पास हो जाएगा N.M. देशपांडे। N.M. देशपांडे, इन्होंने भी यहाँ पर उत्खनन के कार्य किए। और कैलाशनाथ दीक्षित। कौन? कैलाशनाथ दीक्षित। इन चारों व्यक्तियों को आपको याद रखना है। प्रश्न साधारण सा पूछा जा सकता है, डिटेल की कोई जरूरत नहीं है। कौन कौन से व्यक्ति का संबंध बैराट के उत्खनन से है? तो वो कौन कौन हो जाएंगे? दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, N.M. देशपांडे, कैलाशनाथ दीक्षित और N.R. बनर्जी।
ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर हम चले। हाँ, ये प्रश्न आप बताओ भाई, डडीकर कौन से जिले में स्थित है? कौन से जिले में है? लिखा हुआ है भाई, देख के ही बता दो। अलीगढ़ में है। सेल कला से यह प्रश्न है कि सेल कला के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? डडीकर अलवर से, जो कि कौन से जिले में स्थित है? अलवर जिले में स्थित है डडीकर। यहाँ से सेल कला के प्रमाण मिलते हैं। सेल कला के बारे में हम बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम सेल कला की खोज किसने की? तो आपने एक नाम सुना होगा, वीएस वाकणकर। क्या नाम है भाई? वीएस वाकणकर। इन्होंने कहां पर सेल कला की खोज की? तो चंबल नदी घाटी में। कहां पर की भाई? चंबल नदी घाटी में सेल चित्रों की खोज किसने की? सेल चित्रों की खोज। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो वीएस वाकणकर। और सेल चित्रों की खोज का जनक कौन है राजस्थान में? तो भी आप आंसर ये बता देंगे, कौन? वीएस वाकणकर। इसको क्या हुआ है? हेलो, माइक पर चेक करें। वीएस वाकणकर, ठीक है। सेल चित्रकला के जनक है राजस्थान में, कौन? वीएस वाकणकर। इससे संबंधित तथ्य आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चित्रित शैलाश्रय बेरठ से भी प्राप्त हुए हैं। और आपके आसपास कन्यादल का नाम सुना है? कपिलधारा का नाम सुना है? यहाँ से भी सेल चित्र प्राप्त हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पर लिखे हुए मिलेंगे। राजस्थान में सर्वप्रथम सेल चित्रों की खोज किसने की? तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? वीएस वाकणकर। कहां पर की? तो चंबल नदी घाटी में की और काली सिंध नदी घाटी में की। कहां पर की भाई? चंबल नदी घाटी में और काली सिंध नदी घाटी में। अब ये कुछ स्थल और है जिनको भी आपको याद रखना है कि यहाँ से सेल चित्रों की प्राप्ति होती है। पहला तो प्रश्न में आ गए एक तो कि डडीकर, जो कि कहां पर है? अलवर में, वहां से सेल चित्र मिले। दूसरा आपको मिल गया बेरठ, यहाँ से भी सेल चित्रों की प्राप्ति होती है। अगला जो बारह के आसपास से संबंधित है कन्यादल, ये बागेर का नाम भी आपने सुना होगा, इधर बागेर की घाटी पड़ती है। कपिलधारा कौन से जिले में है? 12 में, चाकली नाला अजमेर। इन सभी स्थलों से क्या प्राप्त होता है भाई? सेल चित्र प्राप्त होते हैं। इसके बारे में एक ये पुस्तक का नाम आपको विशेष याद रखना है, राजस्थान की सेल चित्रकला। ये पुस्तक किसकी है भाई? मुरारी लाल शर्मा की। किसकी है पुस्तक? मुरारी लाल शर्मा की। वही मुरारी लाल शर्मा जिन्होंने सोहनपुरा की खोज की है। किसकी खोज की भाई? सोहनपुरा की खोज की। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? राजस्थान की सेल चित्रकला। कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हैं आप में? लगभग सभी। चलो बढ़िया है। ये वाला प्रश्न बताओ, ये मैं बता चुका हूं आपको पहले। लेपिस लाजुली कहां से मिली है? जो कि यूनानी वस्तु है। आहड़ से मिली है। कहां से मिली है भाई? आहड़ से मिली है। आहड़ के उत्खनन से ऐसी कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है जो बाह्य संपर्कों को दर्शाती है? जो दर्शाती है कि आहड़ का संबंध बाहरी लोगों से था। क्या दर्शाती है भाई? आहड़ का संबंध बाहरी लोगों से था। ये कौन सी वस्तु दर्शाती है? लेपिस लाजुली, जिसकी प्राप्ति कहां से हुई है? आहड़ से प्राप्ति हुई है जिसकी। और कहां से संबंध दर्शाती है? यूनान से। कहां से संबंध था भाई? यूनान से, क्योंकि ये यूनानी वस्तु है। तो ये लेपिस लाजुली हो जाएगी, जो कि बाहरी संपर्क दर्शाएगी आहड़ के। अगला प्रश्न है प्राचीन नगर, जो भारत महाभारत और महाभारत से दोनों में उल्लेखित है। पहले ये बताओ मुझे आप, महाभारत किसकी रचना है? वेद व्यास की। प्रश्न ऐसे आए कि महाभारत किसने लिखी? गलत कर दिया। महाभारत किसने लिखी? कोशिश करो याद करने। एक देवता का नाम है एक दंत, उनका दांत क्यों टूटा था? ये लिखने में ही टूटा था। ठीक है, तो लिखी किसने? गणेश जी ने। और रचनाकार कौन है? वेद व्यास। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? योग की पुस्तक है, व्यायाम की पुस्तक है।
संस्कृत के व्याकरण की पुस्तक है, पतंजलि। ठीक है, तो महाभाष्य किसकी रचना है भाई? पतंजलि की रचना है। किसकी रचना है महाभाष्य? पतंजलि की। और इन दोनों में राजस्थान का वह नगर जिसका उल्लेख मिलता है तो वो कौन सा है भाई? माध्यमिका, जिसका उपनाम क्या था? नगरी। क्या था उपनाम जिसका? नगरी। ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में संबंधित कौन से जिले से है? चित्तौड़ जिले से संबंधित है भाई। कौन से जिले से संबंधित है? चित्तौड़ से। माध्यमिका नगरी किसका उपनाम हो जाएगा? चित्तौड़ का उपनाम हो जाएगा, जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत में और महाभाष्य में। यहाँ महाभारत की जगह यदि महाकाव्य आ जाए तो भी चलेगा। ठीक है, महाकाव्य और महाभाष्य दोनों में जिसका उल्लेख मिलता है, वैसा स्थान कहाँ पर है राजस्थान में? तो चित्तौड़ में है। उपनाम क्या है उसका? माध्यमिका नगरी। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पढ़ लो और करो इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 3-4 व्यक्तियों का संबंध मिलेगा आपको। एक तो ये ओरेलिस्टाइन, एक मिलेगा टेस्टिटोरी। इन दोनों का संबंध इस क्षेत्र से है भाई। एलपी टेस्टिटोरी का नाम सुना होगा आपने? सुना है? हल्का हल्का, बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, गंगा सिंह के समय इतिहासविद है ये, पुरातत्वविद जो यहाँ पर रहे थे। और जो सोथी और कालीबंगा, कौन सा क्षेत्र? सोथी, कालीबंगा और घग्गर नदी का क्षेत्र। घग्गर का दूसरा नाम क्या है? कौन सी नदी है भाई? ये सरस्वती। इस नदी के क्षेत्र में पुरातात्विक कार्य किसने किए? तो टेस्टिटोरी ने किए। कालीबंगा का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो भी आपका आंसर क्या होगा? टेस्टिटोरी। कालीबंगा की खोज किसने की? किसने की भाई? अमलानंद घोष ने की। किसने की? घोष ने की। प्रश्न इस तरह से आए कि सर्वप्रथम पता किसने लगाया भाई? सर्वप्रथम पता लगाया, तो आंसर क्या होगा फिर? टेस्टिटोरी। खोज किसने की? और यदि आपसे पूछा जाए कि उत्खनन किसने किया, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर? बीबी लाल और बीके थापर। इन्होंने क्या किया? कालीबंगा का उत्खनन किया। ये तीनों प्रश्न आपको अच्छे से याद रखने हैं। सर्वप्रथम पता किसने लगाया? तो टेस्टिटोरी ने लगाया। खोज किसने की? तो अमलानंद घोष ने की। उत्खनन किसने किया? बीबी लाल ने किया। यहाँ से एक और बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? कालीबंगा। कालीबंगा की खोज कब हुई थी? 1952 में। कब हुई थी भाई खोज? 1952 में। तो स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है? कालीबंगा। वो आपको याद रखना है। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की। और ये उत्खनन कब किया इन्होंने? तो 1961 में किया। कब किया भाई? 1961-62 में। किसने किया? बीबी लाल बीके थापर ने उत्खनन किया। कौन सी सभ्यता का उत्खनन किया? कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया। हाँ, प्रश्न ये था हमारा। तो ये ओरेलिस्टाइन, ये भी अपने बाहरी व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान में पुरातात्विक कार्य किए। तो इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी? ये आपको याद रखना है। A survey work of ancient sites along the lost सरस्वती रिवर। मतलब खोई हुई सरस्वती नदी के किनारे के सभ्यता स्थल। ठीक है, ये कार्य किसने किया? सामान्य अपनी भाषा में याद रखना है। इंग्लिश में वैसे ही हम ज्यादा इंटेलिजेंट है सभी आप। ठीक है, तो अपनी भाषा में याद रख लो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर क्या लिखा हुआ है? सरस्वती नदी, मतलब कि खोई हुई सरस्वती नदी के किनारे के सभ्यता स्थलों के कार्य, ये काम किसने किया? ओरेलिस्टाइन ने। और इन्हीं पर पुस्तक लिखी है इन्होंने। तो आपको ये याद रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर। राजस्थान के किस स्थल पर सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन सा स्थल है भाई? कालीबंगा। बेराट का संबंध कौन से काल से है? बेराट का संबंध कौन से काल से है? बेराट का संबंध आपके एक तो हो जाएगा मौर्य काल से। क्यों हो जाएगा भाई मौर्य काल से? क्योंकि यहाँ पर क्या मिला? अशोक के अभिलेख मिले।
दूसरा हो जाएगा आपके पूर्व मध्यकाल से। पूर्व मध्यकाल से क्यों होगा भाई? क्योंकि यहाँ पर हेनसांग आया था। कौन आया था? हेनसांग आया था। उसने बताया था कि यहाँ पर बौद्ध मठ बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? बौद्ध मठ बने हुए हैं। तो फिर क्या हो जाएगा? बौद्ध काल से भी इस स्थल का संबंध हो जाएगा। ये तो हमारे आधुनिक इतिहास में बातें हो जाएगी। यहाँ पर से सिक्के मिले हैं किसके? बताओ भाई। राजा मिनांडर के मिले क्या इसके सिक्के? यहाँ से कितनी मुद्राएं मिली है? टोटल 36 मुद्राएं मिली है। इसमें से इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक का हिंदी मतलब क्या होता है? हिंद यूनानी। क्या होता है बल? हिंद यूनानी। तो हिंद यूनानी कुल तो कितनी मुद्राएं मिली है? यहाँ से 36। उनमें से 28 मुद्राएं कौन सी है? हिंद यूनानी। और उनमें से भी 16 मुद्राएं किससे संबंधित है भाई? मेनांडर से संबंधित है। तो यूनानी सभ्यता के काल से भी संबंधित कौन सा हो गया यहाँ पर? बेराट। ठीक है। सबूत कौन सा हो गया हमारे पास? सिक्के। सबूत कौन सा हो गया इस बात के कि यूनान की चीजें यहाँ से मिली और यूनान से संबंध होगा तो सिक्के। ठीक है। और आहड़ का संबंध यूनान से है तो वहां पर आपको प्रमाण क्या मिला? लेपिस लाजुली। क्या मिला भाई? लेपिस लाजुली मिली। अपोलो का चित्र मिला। क्या मिला? अपोलो का चित्र। और अपोलो का चित्र किस पर बना हुआ है? वहां की मोहर पर बना हुआ है या फिर सिक्के पर बना हुआ है। ये चीजें कहां से मिली आपको? आहड़ से मिली। और ये किस बात का प्रमाण देती है कि आहड़ का संबंध बाह्य सभ्यताओं से था। ठीक है। और बेराट से क्या मिले? इंडो ग्रीक सिक्के। ठीक है। जो भी किस बात का प्रमाण देते हैं कि बेराट का संबंध बाहरी लोगों के साथ था। अशोक से संबंध था क्योंकि यहाँ पर अशोक के अभिलेख मिले। कौन सा अभिलेख मिला भाई? बाबरू का अभिलेख। खोज किसने की इसकी? कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की। तो ये आपको याद रखना है। माध्यमिका नगरी किसका नाम है भाई? चित्तौड़ का नाम है। आहड़ और कालीगंगा आप देख ही चुके हो। ये प्रश्न आ गया जो आपको शुरू में बताया हमने। बताओ भाई आंसर क्या होगा इसका? क्या होगा आंसर? राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक, ये पुरातात्विक है, पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? कौन होगा आंसर? एलसीएल कार्लय। कौन से क्षेत्र का पुरातात्विक उत्खनन किया? दौसा क्षेत्र का। कौन से क्षेत्र का भाई? सर्वप्रथम कहां पर किया? दौसा क्षेत्र का। ठीक है। और एलिस्टाइन ने पुस्तक लिखी लोस्ट सरस्वती रिवर। पीछे वाला नाम याद रखना। लोस्ट सरस्वती रिवर किसकी पुस्तक है? और एलिस्टाइन की। कैप्टन बर्ट ने क्या किया? तो बाबरू का शिलालेख खोजा। क्या किया भाई? बाबरू का शिलालेख किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने खोजा। ये आपको याद रखना है। अगला बताओ। ये बेराट आएगा इसमें आंसर। आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया है। कहां से पाया गया है? बेराट से। देखो सिंधु सभ्यता की स्थापना होती है भारत में कब होती है? कहां आ गए? सही चल रहा है। सिंधु सभ्यता की स्थापना कब होती है भाई? ऐसा क्यों आ रहा है? वो चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दो। सिंधु की स्थापना कब होती है भाई? कब होती है? इसकी मानक डेट है ये 1350 से 1750। ठीक है। इसके बाद में कौन सा काल आता है? इसे तो बोलते हैं सिंधु काल। इसके बाद में कौन सा काल आता है? वैदिक काल। कौन सा काल आता है वो? वैदिक काल। जो कब से कब तक चलता है? 1500 से 1000 BC तक। कब तक चलता है भाई? 1500 से 1000 BC। ये उल्टा क्यों लिख रहे हैं ये बताए किसी को? 1500 से 1000, 1000 से 1500 नहीं लिखा। ठीक है। क्योंकि ये ईसा पूर्व में लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये काल कौन सा है? वैदिक काल। और वैदिक सभ्यता के जनक कौन थे? आर्य। कौन थे भाई? आर्य। तो राजस्थान में कौन सा ऐसा स्थल है जो कि वैदिक काल से भी संबंध रखता है, जहाँ के जनक कौन थे? आर्य। तो इसने क्या लिख दिया डायरेक्ट? राजस्थान के किस नगर को पूर्व में आर्यन लोगों की विद्यमानता यहाँ पर पाई जाती है? तो वो नगर कौन सा होगा? बेराट होगा। यहाँ पर नया नाम आ रहा है आपके पास, परबतसर कुराड़ा। परबतसर कहाँ पर स्थित है?
नागौर में, और यहीं पर एक स्थल का नाम है कुराड़ा। यहाँ से क्या मिला है आपको? ताम्रनिधि। क्या मिला है भाई? ताम्रनिधि। ताम्रनिधि का मतलब क्या हुआ? तांबे के भंडार। कहाँ से मिले? कुराड़ा से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। परबतसर नागौर में स्थित स्थल है। अगला प्रश्न देखो, मौखरी युग आपके आसपास ही स्थित है, कौन से जिले में है? मौखरी युग, मौखरी एक वंश का नाम है। युग का मतलब होता है पत्थर का स्तंभ और उस पर लिखा हुआ अभिलेख। ये कहां से मिले हैं भाई? कहां से मिले हैं? बड़वा। और बड़वा कौन से जिले में स्थित है? इधर जाते हो आप, कोटा में है। बड़वा का नाम सुना है? कोटा में नहीं है क्या? किसी ने नहीं सुना? बहुत कम घूमते हो आपका, है ना बड़वा कोटा में? अंता के पास ही है। हाँ, तो वहीं से क्या मिला है? मौखरी युग अभिलेख। मौखरी वंश का एकमात्र लिखा हुआ साक्ष्य है। कौन सा? मौखरी युग लेख, जो कि कौन से गांव से मिला है? बड़वा कोटा गांव से मिला है। बड़वा कहां पर है भाई? जिला कौन सा हो जाएगा? कोटा। ये बडली के बारे में एक विशेष बात आपको याद रखनी है। बडली जो कि अजमेर में स्थित है, और यह इसको कैसे हटाए? बोलो। बड़वा अंता में थोड़ी है, कोटा में। बड़वा अंता के पास भी है, एक और गाँव है बड़वा। नहीं, वो बड़ा है। बड़वा है, बड़ा इधर है। नहीं भाई, ये कोटा में है, ये पक्की बात है। आप इसको याद रखना। मुझे जानकारी नहीं है जो आप किस गांव की बात कर रहे हो। और बाकी ये जो बड़वा है, जहां से मौखरी युग अभिलेख मिले हैं, ये कौन से जिले में है? कोटा में। ये कंफर्म बात है। ठीक है, इसमें कोई विचार नहीं करना आपको। इसको कैसे हटाया जाए? ये जो चीजें आ रही नहीं हट सकता क्या? चलो बता दो। अगला प्रश्न देखो आप। महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहां से प्राप्त हुई है? जो कि कहां पर रखी हुई है? बीकानेर के संग्रहालय में। अब महिषासुर मर्दिनी के बारे में दो बातें आपको याद रखना है। एक तो ये हो जाएगी महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, जो कि कहां पर रखी हुई है भाई? बीकानेर संग्रहालय में, जो कि मूलतः कहां से मिली है? बटनेर से। लेकिन एक और महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति आपको कहां से मिलती है? रेड से। कहां से मिलती है भाई? रेड से, जो कि कौन से जिले में है? टोंक में। तो ये दोनों तथ्य आपको एक साथ याद रखने होंगे। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति एक तो कहां से मिली है? बटनेर से, जो कि वर्तमान में कहां रखी हुई है? बीकानेर के संग्रहालय में। और दूसरी मूर्ति कहां से मिली है? रेड टोंक से। ठीक है, महिषासुर मर्दिनी की दो मूर्तियां राजस्थान में। और यक्ष की मूर्ति कहां से मिली है भाई? ये क्वेश्चन बताएगा कोई? यक्ष की मूर्ति कहां से मिली है? एक तो मिली है रेड रॉक से, और एक कहां से मिली है? नौह। कहां पर है? भरतपुर में। कौन से जिले में है? नौह। ये नाम है भाई, नौह है। लोह काल का ये स्थल है। कौन से काल का? लोह काल का स्थल है। यहां से क्या मिला है? यक्ष की मूर्ति। क्या मिला भाई? यहां से यक्ष की मूर्ति यहां से मिली है। तो ये भी आपको याद रखना है। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहां से मिली है? रेड टॉप से। चलो, हड़प्पा की विशेषता है एक मूर्ति, पुरुष की मूर्ति, लाल पत्थर के पुरुष की मूर्ति आपकी किताबों में बनी हुई देखी होगी आपने। और एक और है योगी की मूर्ति। योगी की मूर्ति ये राजस्थान में कहां से मिलेगी? अंदाजा लगा के आंसर दो। हड़प्पा से संबंधित है ये चीज, हड़प्पा से संबंधित। कहां से मिल सकती है राजस्थान में? अंदाजा लगाओ भाई, थोड़ा सोचो, यदि पूछ लिया जाए। हड़प्पा से संबंधित स्थल कौन सा है? आहड़ कैसे संबंधित हो जाएगा? आहड़ तो ताम्रकाल का है, हड़प्पा कांस्य काल का है। हड़प्पा से संबंधित स्थल कौन सा है राजस्थान में? इतना कंफ्यूज कैसे? कालीगंगा है। कौन सा है? कालीगंगा है। हड़प्पा से संबंधित कालीगंगा है। इस बात की पुष्टि कौन सी बातों से होगी? क्योंकि जो वस्तुएं हड़प्पा में मिली है वही कहां मिलेगी? कालीगंगा में मिलेगी। अब हड़प्पा में ये दोनों चीजें मिली है, तो राजस्थान में भी ये दोनों चीजें मिलेगी कालीगंगा में।
इसी बात से तो पुष्टि होगी कि कालीबंगा किस काल का स्थल है, हड़प्पा काल का स्थल है। और क्या क्या मिला कालीबंगा से? एक साथ दो फसलें उगाने के प्रमाण या खेती के प्रमाण कहां से मिले भाई? खेती के प्रमाण कालीबंगा से मिले। बेलनाकार मोहर के प्रमाण कहां से मिले भाई? कालीबंगा से मिले। 6 छेदों वाली खोपड़ी कहां से मिली? खोपड़ी। और इसी खोपड़ी को किस बात का प्रमाण माना जाता है? शल्य क्रिया का प्रमाण। शल्य क्रिया के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले। ठीक है, कालीबंगा का दूसरा नाम क्या है? दीनहीन बस्ती। क्या है दूसरा नाम? दीनहीन बस्ती। क्यों कहा गया इसे? क्योंकि यह बस्ती गरीब बस्ती थी। अब गरीब बस्ती थी इस बात का पता कैसे लगा? क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया। कौन सी ईंटों का प्रयोग? मकान निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। लकड़ी की नालियां बनाई गई। लकड़ी की नालियां बनाई गई क्योंकि इनके पास सीमेंट नहीं था। तो ये बातें किस बात की पुष्टि कर रही है? कि यह गरीब बस्ती थी। और इसका उपनाम क्या था? दीनहीन बस्ती। कालीबंगा को कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। क्या कहा जाता है भाई? हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा, जो कि कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न बताओ। बता सकते हो आप? क्योंकि मैंने पहले बताया आपको इसके बारे में। हाँ, इसमें आंसर भी नहीं लगा हुआ है। बताओ। इस प्रश्न को आप सोल्व करो, अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोल्व करो। 2 अंग्रेजों के नाम मैंने आपको बताए थे शुरुआत। C.A. हैकट किसने किया भाई? इंदरगढ़ का नाम लिखा था हमने, ठीक है। तो उसकी खोज किसने की है? C.A. हैकट ने की है। कब की है? तो 1870 में की है। कब की है भाई? कहाँ गए प्रश्न? 1870 में की है ये। और पुरातात्विक कार्यों का प्रारंभ किसने किया? कार्लाइल ने। राजस्थान में पुरातात्विक कार्यों का प्रारंभ किसने किया भाई? कार्लाइल ने किया। रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में आपको ये आपके जब भारतीय स्तर का इतिहास आप पढ़ते हो तो वहां पर काम आएगा। यहाँ पर इन्होंने हैंडेक्स खोजा था। क्या खोजा था भाई? हैंडेक्स तमिलनाडु से खोजा था। कहाँ से खोजा था? तमिलनाडु से। तो आपको इससे ज्यादा मतलब नहीं है। V.S. वाकणकर ने क्या किया भाई? बताओ। किसकी खोज की इन्होंने? शैल चित्रों की खोज की। कहां पर की? कहां पर की? चंबल में की। कहां पर की? चंबल और काली सिंध में। एक नाम आता है प्रसिद्ध शैल चित्रों के, उसमें अलनिया। क्या नाम आता है भाई? अलनिया। यहाँ पर शैल चित्र काफी मात्रा में प्राप्त हुए हैं और सबसे प्रसिद्ध शैल चित्र है अलनिया का विशालकाय सांड। क्या है भाई? विशालकाय सांड। इसका शैल चित्र प्रसिद्ध है। कहां पर बना हुआ है ये? अलनिया में बना हुआ है। अलनिया कौन से जिले में है? कोटा जिले में है। खोज कौन करेगा? V.S. वाकणकर। एक घोष का मतलब क्या हुआ? अमलानंद घोष। कौन सी सभ्यता की खोज की? कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की भाई? अमलानंद ने की। अगला बताओ भाई। दर कौन से जिले में है? भरतपुर जिले में है। जहां से क्या मिलते हैं? एक मिनट रुक जाओ, इन क्वेश्चनों को पढ़ो। ये हमारे पिताश्री का फोन है, अटेंड तो करना ही पड़ेगा।